डायमेंशन। ओके, कितनों ने रिवाइज किया, कितनों को याद है? हाउ मेनी स्टिल रिमेम्बर? मैंने बताया प्रेशर, स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी, दे ऑल हैव सेम डायमेंशन। प्रेशर, स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, राइट? हमने ये पढ़ा था। जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो तीन टाइप के मॉड्यूलस रहते हैं, लंग्स, यंग्स, बल्क एंड रिजिडिटी और शेयरिंग। ऑल आर सेम। वी डिस्कस दिस। तीन सबकी यूनिट क्या रहेगी? पास्कल, पास्कल, पास्कल। दिस इज फर्स्ट थिंग वी डिस्कस। वी डिस्कस देन व्हाट? सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। We discuss rotational motion. When we discuss rotational motion, I told that linear displacement and angular displacement related रहते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कुछ नहीं रहता, डायमेंशन कुछ नहीं है, नो डायमेंशन, देयर इज नो डायमेंशन बट देयर इज अ यूनिट. So there are some quantities which have no dimension but they have unit. Then we told linear velocity, angular velocity same रहता है, linear acceleration, angular acceleration साथ में एक ही पैटर्न फॉलो करता है. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, फोर्स टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है, वर्क सेम रहता है, राइट? जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास बिकम्स व्हाट? मास बिकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन. वी डिस्कस. जैसे वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा? फोर्स टॉर्क बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. हमने ये पढ़ा था. एक बहुत से यंग मॉडुलस वही है जो आपने क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन दिया था. मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था? आई डोंट रिमेम्बर. ओके, डायमेंशनल एनालिसिस. अच्छा, शीट में क्या? शीट में शायद दिया होगा मैंने. अब देखो, मैंने एक और चीज बताई थी, टॉर्क और वर्क दोनों का यूनिट सेम रहता है, ml/t-2, ml/t-2. बट जूल मैं सिर्फ वर्क को लगाता हूँ, जूल में टॉर्क को नहीं लगाता हूँ. टॉर्क को क्या मैं लगाता हूँ? न्यूटन मीटर. टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमने ये पढ़ा था, राइट? फिर हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे. अच्छा, ये तो हो गया था. फिर हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे, राइट? हमने कुछ ये रिलेशंस पढ़े थे. आई थिंक आई मिस्ड इट. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पे हमने रिलेशंस पढ़े थे. देखो, तीनों क्या होती है? नॉन कांटेक्ट होती है. नॉन कांटेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट्स में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो दे ऑल थ्री आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट. मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स इनटू चार्ज. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन मास. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स अपॉन मास. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क अपॉन मास. मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. इनकी यूनिट पढ़ी थी हमने. और मैंने एक और चीज बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दी हुई है टेस्ला, जो निकोलस टेस्ला के नाम से आई है, जो जिसने एसी जनरेटर बनाया था. फिर हमने कुछ चीजें और पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो हमने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए थे फॉर्मूलेस एंड डायमेंशन एनालिसिस के फ्रॉम अवर 11th एंड 12th क्लास. ओके, आज हम कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पढ़ेंगे. अभी तक हमने डायमेंशन लेस क्वांटिटीज दो ही पढ़ी है, एक स्ट्रेन पढ़ा है, एक मैंने स्ट्रेन पढ़ा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन
एक्चुअल डायमेंशन जो हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने ये 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पढ़े थे। ठीक है, अब मैं कुछ और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पढ़ूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये आपकी 10th क्लास में था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट चैप्टर से। ओके, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी को कुछ याद आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? V1 by V2, राइट, V1 by V2, वेरी गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है V1 by V2। ठीक है, व्हेन आई से V1 by V2, देखो दोनों क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर और वैक्यूम, यस, एयर और वैक्यूम कुछ भी चलेगा। देखो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी मतलब क्या, m0 l0 t0। so refractive index also is one of the dimensionless quantity. Okay, relative density, how many of you have studied relative density? किनको पता है relative density क्या होता है? How many of you know what is relative density? नहीं पता? देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इन कंपेयर टू वाटर। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ये आपको फ्लूइड्स में आएगा, ये आपको किस में आएगा, फ्लूइड्स में आएगा। ये भी आपका एक चैप्टर है। सो देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, अगर मैं डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा, जब मैं डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो क्या यूनिट आएगी? कोई यूनिट नहीं आएगी। m0 l0 t0, नो यूनिट। ओके, कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी? ठीक है, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितने बच्चों ने फ्रिक्शन पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन? यू स्टडीड व्हाट इज फ्रिक्शन? चलो थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में आपको समझाता हूँ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर एनालिसिस के बाद यही है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो ये सारी क्वांटिटीज रेशो है, दिस ऑल क्वांटिटीज आर रेशो। देखो रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। कभी आप अपना अलमीरा, कभी अपनी टेबल, कभी आप कुछ ऑब्जेक्ट को खिसकाते हो जमीन पे, राइट? फ्रिज को, आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खिसकाते हो। तो सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका बॉक्स है, आप इसको खींच रहे हो, आप इसको खींच रहे हो, राइट? और इसका वेट लगेगा जमीन के नीचे mg, सपोज ये अर्थ के ऊपर है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, सपोज ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, फ्रिज है, कुछ भी है, मैं इसको खींचता हूं। सी व्हेनेवर यू पुल एनी ऑब्जेक्ट, डू यू फील दैट कोई फ्रिक्शन है, कोई ऑपोजिशन हो रहा है मोशन में? हाउ मेनी ऑफ यू फील इट? कभी आप खिसकाओगे तो, यू एग्री? आई हैव अनलॉक्ड, आई हैव अनलॉक्ड। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस? यस। सो जो ऑपोजिशन फोर्स लगता है, जो ऑपोजिशन फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। सो जो मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, कितनों को पता है?
देखो आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन, ओके आई अगेन एक्सप्लेन। आपने पढ़ा होगा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है? तो देखो अगर मैं, ओके अंडरस्टूड, सी अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं या ये बॉक्स जमीन पे खड़ा है, तो मैं अर्थ को क्या दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, mg। तो अर्थ मुझे रिएक्शन देगा, राइट? अर्थ विल गिव मी रिएक्शन और नॉट? दैट रिएक्शन गिवन बाय अर्थ टू मी इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली ये बॉक्स है, बॉक्स का वेट है mg, नीचे जा रहा है, तो बॉक्स को अर्थ एक फोर्स देगा ऊपर, वो फोर्स क्या होगा मेरा, नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स है और ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे आप अभी बैठे हो चेयर पे, आप चेयर पे बैठे होगे या फ्लोर पे पालती मार के बैठोगे, नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर स्टडिंग विथ योर मोबाइल। So what is happening? Your whole weight is acting downward mg and earth is applying upward force, normal force. Okay? So there is always normal force acting opposite to the weight of object. Okay? So ये फ्रिज है मेरा, कोई बॉक्स है, मैं उसको पुल करता हूँ। When I pull this box, opposite force acts, that is known as friction. When I am pulling and the weight is acting downwards mg, इसको अपोज करता है एक फोर्स, अर्थ देता है, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये दो फोर्स को जब मैं रेशो लेता हूं, फोर्स ऑफ नॉर्मल अपॉन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस रेशो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ denoted by, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय u, न्यू बोलते हैं, न्यू, उल्टा, थोड़ा स्टाइलिश यू है। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ठीक है, सो देखो, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स, कॉफिन, कॉफिन नहीं, कोफिशिएंट, कॉफिन नहीं, कॉफिन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, आया समझ में? सत्यम, सी ओ ई कोए सी एन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां पे था मैं, इस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, इट इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये किस चीज से रिलेटेड है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये किस चीज से रिलेटेड है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। और देखो, जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिमिलरली जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो सपोज मैंने दो चार्ज लिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एयर में, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। फोर्स अपॉन चार्ज करता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे को एयर की जगह कहां डाल देता हूँ, इस पूरे को मैं एयर की जगह, पूरे को मैं एयर की जगह कहां डाल देता हूँ, वाटर में डाल देता हूँ। सेम चार्ज आई पुट इनसाइड वाटर, नाउ फोर्स विल एक्ट between them, an electric field will act.
तो दिख रहा सी व्हाट हैपन्स, जैसे देखो जब लाइट मेरी एयर से किसी मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, वैसे ही मेरा जो दो चार्ज के बीच में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मैं उन एयर में अगर मैं उनको दूसरे मीडियम में डालता हूँ, एयर की जगह वाटर में डाल देता हूँ या एयर की जगह किसी ऑयल में डाल देता हूँ, तो क्या होगा, उनका फोर्स चेंज हो जाता है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है। तो जैसे मैं इन वेलोसिटी का लाइट का रेशो ले रहा हूँ, सेम वे आई टेक रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, I take ratio of electric field in air upon electric field in medium. That is known as what? Dielectric constant or relative permittivity. कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? How many understood? ज्यादा बच्चा नहीं, आपने इतना पढ़ लिया, थोड़ा पेशेंस रखो बस आज बस, ठीक है? सूरज को नहीं आया। देखो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। देखो जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, वो एयर में, वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एयर में। अब मैं कोई चार्ज को, इस चार्ज को मैं कहाँ ले जाता हूँ, वाटर में ले जाता हूँ, तो वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वाटर में। तो जब मैं चार्ज को एयर से वाटर ले जा रहा हूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। और जब मैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लूंगा, उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आया समझ में सूरज? वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, अब मेरा कोई मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल बना के क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, इट इज गिविंग सम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से। अब देखो एयर में इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को एयर की जगह वाटर में डाल देता हूं, क्या करेगा ये, कोई मैग्नेटिक फील्ड देगा वाटर में। तो जैसे देखो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लाइट की स्पीड का रेशियो लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लिया, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, एयर। सिमिलरली रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए मैं किसका रेशियो लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम, ये भी क्या है मेरा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको, आया समझ में? आ रहा है समझ में? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो कुछ वैल्यूज रहती, देखो अगर इफ आई से 5, 5 का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ 5, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ 5 इफ आई टेक अ नंबर 5, इफ आई टेक अ नंबर 6, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ 5 और 6? नंबर का डायमेंशन क्या होगा, 0, यस, कुछ नहीं होगा, m0 l0 t0, m0 l0 t0। नंबर्स आर डायमेंशनल लेस। अब जीरो मत लिखो, कुछ डायमेंशन लेस लिखो, जीरो लिखते हो तो मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली साइन एक्स, कॉस एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो नंबर रहते हैं उनके अंदर, जो ये एक्स वाई जेड है, ये सब क्या होने चाहिए, डायमेंशन लेस होने चाहिए। अगर मैं साइन के अंदर कोई भी चीज डाल रहा हूं, वो क्या होनी चाहिए मेरी, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। सिमिलरली मैं लॉग के अंदर कुछ भी डाल रहा हूं, लॉग के अंदर मैं डाल रहा हूं सपोज वाई, लॉग वाई, लॉग जेड, लॉग पी, तो मेरा पी वाई जेड क्या होने चाहिए, डायमेंशनलेस। मैं लॉग के अंदर टाइम नहीं डाल सकता, लॉग के अंदर मैं लेंथ नहीं डाल सकता। मैं ऐसे नहीं सकता लॉग ऑफ 2 मीटर इज, लॉग ऑफ 10 सेकेंड इज, वैसे ही मैं ऐसे नहीं लिख सकता साइन ऑफ 5 न्यूटन इज। मैं कभी क्वांटिटीज
किसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट है उसका मैं साइन और कॉस नहीं ले सकता हूँ. I cannot take sine of 5 Newton, log of 10 seconds, log of 22 meters, log of 10 joules, sine of 5 Newton. ये सब मैं नहीं ले सकता हूँ. This is not allowed. Similarly, I cannot say 2 की पावर 10 seconds. ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. 2 की पावर 10 seconds अलाउड नहीं है. मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 8. 2 की पावर क्या रहता है? डायमेंशनलेस. 2 की पावर 5, e की पावर 4, e की पावर 10. e क्या है मेरा? एक्सपोनेंशियल. पता है कि नहीं सर? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 का पावर जब 10 लेते हैं तो वी नीड अ नंबर टू फाइंड द पावर. 2 की पावर निकालने के लिए मुझे नंबर चाहिए होता है. मैं 2 की पावर कभी जूल्स और ऐसे नहीं लेता हूँ. अगर मैं 2 की पावर 10 लिख दूंगा 1024, ये जे कहाँ जाएगा? वेयर दिस जे विल गो? ऐसे थोड़ी रहेगा 2 की पावर 1024 पावर जे. दिस इज नॉट एप्लीकेबल और नॉट अलाउड इन डायमेंशनल एनालिसिस. रिमेंबर दिस. आपने कोई बचपन से भी नहीं पढ़ा होगा. आपने कोई भी फॉर्मूला देखा है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, everything, even non-real numbers you will study, they all are dimensionless. Everything is dimensionless. अगर आप देखते हो रूट 2 भी डायमेंशनलेस है, irrational. 1.2 भी डायमेंशनलेस है. Even if you say root of -1, that means I, this is also dimensionless. Even complex numbers are dimensionless. सब डायमेंशनलेस है सारे नंबर्स. तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 2 की पावर लैम्डा टी where t is in second, find dimension of lambda. If I write 2 की पावर lambda t where t is in seconds, find dimension of lambda. lambda का डायमेंशन क्या होना चाहिए? कैसे गलत? देखो मैंने क्या बोला 2 की पावर लैम्डा टी. देखो 2 पे यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहनी, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं रहना चाहिए. अगर टी मेरा सेकेंड्स में है तो लैम्डा मेरा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा. जब भी तो 2 की पावर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कट के कुछ भी नहीं बचेगा. अगर मेरा टाइम टी सेकेंड्स में मतलब कैपिटल टी है तो मेरा वेवलेंथ क्या होना चाहिए? टी इनवर्स होना चाहिए. जब भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर डायमेंशनल लेस होगा. आ रहा है समझ में? कितनों को आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट अभी भी? सेक इनवर्स होगा. यस, सेक इनवर्स. सी सेक इनवर्स यूनिट है लेकिन डायमेंशन क्या रहेगा? टी -1. देयर आर 2 चीज. वन इज डायमेंशन, वन इज यूनिट. डायमेंशन एम होता है, एल होता है, टी होता है. एम क्या होता है? केजी. केजी यूनिट है, एम डायमेंशन है. एल डायमेंशन है, लेंथ लिखते हैं. टी डायमेंशन है, यूनिट टाइम रहती है. तो ये चीज याद रखना. चलो आपको एक और क्वेश्चन देता हूं. साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. ये मेरी किसकी इक्वेशन है? वेव की इक्वेशन है. आप ये पढ़ोगे, वेव इक्वेशन. ठीक है. मेरा क्या है? सेकेंड्स में है. एक्स मेरा क्या है? मीटर में. एक्स मेरा मीटर में, टी सेकेंड्स में. कैन यू टेल मी द डायमेंशन ऑफ के एंड डब्ल्यू? Can you tell me the dimension of k and w? kx plus omega t. t मेरा सेकेंड्स में है,
x मेरा मीटर में है, तो k का डायमेंशन क्या होगा, w का डायमेंशन क्या होगा? देखो k होगा मेरा मीटर इनवर्स, तो m माइनस वन, सॉरी l माइनस वन, एंड ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा, t माइनस वन। कितनों को आ रहा है ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? ये डायमेंशन हो गया, और यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। चलो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो ये आपको आएगा, वेव इक्वेशन आएगी, आपको वेव इक्वेशन आएगी आपको 11th क्लास में सेकेंड बुक में, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लगता है, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। एक्स मीटर रहता है, के मेरा मीटर इनवर्स होता है, ओमेगा सेकेंड इनवर्स होता है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन, लॉग ऑफ if I write 2x plus, sorry, lambda x. Hello, Anupam sir. Yes. I just need 2 minutes. I have an announcement to make Yes, you can make for sense. the students. Yes. Can all the students hear me? Am I audible? Okay. So I hope all of you are present here, right? So basically I wanted to make an announcement regarding yesterday class of chemistry. So I have heard feedback from some of the students that they are not able to relate with the teacher and they are finding it difficult to understand the class. So I would like to know from all of you, how many of you thought that class was not that effective and productive? How many of you felt that? How many of you had problems with the class? 2, 3. Okay, so almost all of you. Anyone is there who is very happy with the class? No one. Okay, actually, offline and online teaching is a different pattern. Athar Pawar is happy. Okay, so 1, 2 are okay also. Okay, so actually, from most of the students, what I am getting the feedback is there is some problem. So actually what happens, so offline and online are two different kinds of teaching platforms. So although sir is teaching from 5, 6 years already in offline, but sometimes to coordinate with online teaching, it requires a little bit of extra skills in practice. So I also found that he was not that compatible with online. So what we will do today and tomorrow, your chemistry class will not keep. So one of our faculties, Jyoti Priya ma'am, she will be available from next week. And one more sir we are seeing who is available from this week. So talks are going on. So mostly we'll keep your class from next week. Okay. So today and tomorrow class will not be there because if you are not able to understand and get it, so there is no point in keeping it. So from 2 other teachers, we will talk, and from next week onwards around, we will have the class. So is that okay for all? Okay. Okay. So today and tomorrow in evening, no need to attend class. From next week, we will be keeping class. If any student has any doubt. So students, yes. Okay, there is a log of lambda x plus pt. T is time and x is kg. Can you find the dimension of lambda and p? Log lambda x plus pt.
Can you find a dimension of lambda in P? P क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स लैम्डा हो जाएगा m इनवर्स. ये डायमेंशन होगा, यूनिट हो जाएगी kg इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स. बहुत इजी, राइट? ठीक है, लेट्स गो टू some questions. I think now there are some questions. Okay. Which of the following quantities has a unit but a dimensionless? Which of the quantity has unit but dimensionless? Four options are there. डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है. सी, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं है बट यूनिट भी नहीं है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है. कितनों को याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन होता है? वेरी गुड, रेडियन या आरएडी. तो याद रखो, देखो रेनॉल्ड्स नंबर एंड पॉइजन रेशो. सी, ये रेनॉल्ड्स नंबर एंड पॉइजन रेशो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बस ये याद रखो, रेनॉल्ड्स नंबर, पॉइजन रेशो, दे बोथ आर डायमेंशनलेस एंड नो यूनिट. देखो तो नंबर लिखा है, इसका नाम ही नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर, और इसका नाम है रेशो. देखो अभी तक हम नंबर क्या होता है, डायमेंशन नहीं रहता, रेशो का भी डायमेंशन नहीं रहता. तो रेनॉल्ड्स नंबर एंड पॉइजन रेशो क्या है, दोनों डायमेंशनलेस है. ये many times this question is asked on this concept of dimensionless. तो always remember रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. पॉइजन रेशो, इसका रेशो इसलिए इसका डायमेंशन नहीं है और इसकी यूनिट नहीं. ठीक है, कितनों को ये समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, बच्चे सोचेंगे रेनॉल्ड्स नंबर और पॉइजन रेशो क्या है. I'll come at the end of chapter. I'll explain this. At the end of chapter, I will explain this. ठीक है, ठीक है. Next question. Which quantity does not have a dimensional formula ml minus 1 t minus 2? A, करेक्ट. देखो प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, ये तीनों क्या है, सेम है. इनका क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2. फोर्स क्या है, ml t माइनस 2. तो फोर्स को मैं L स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, जब ये आता है. और ये तीनों की यूनिट क्या है, पास्कल. फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन. अब देखो एक क्वेश्चन आया था नीट में, पास्कल किसकी यूनिट होती है? और ऑप्शंस क्या दिए थे, फोर्स, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, फोर्स, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, वर्क. बताओ किसकी यूनिट है, पास्कल. पास्कल किसकी यूनिट है, इलास्टिसिटी की. लेकिन कई बच्चों को ये याद नहीं रहता. अभी आपको बहुत आसान लग रहा है जब आप पूरे 2 साल पढ़ते हो, 11 देते हो, 12 देते हो, 12 का बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, 12 के बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, तो फिर जब तक तो ये सब भूल जाते हैं बच्चे. तो उस टाइम बहुत बेसिक जो मैं आपको मैं जो नीट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन नीट के करवा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगता है उस टाइम, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है. ओके, व्हाट इज dimensional formula of angular velocity?
डी, m0 l0 t माइनस 1, ये एंगुलर वेलोसिटी। ये किसका है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये किसका है? ml t माइनस 1 किसका होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। m0 l0 t0 किसका रहता है? जो टाइम है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चंस करो ना, बाकी को भी एनालाइज करो, इससे आपकी हैबिट होगी याद करने की। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ो। मैं जब भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाता हूँ मैं सबको कवर करता हूँ, जो सही है और जो गलत है। जब खुद भी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो सही को तो मार्क करो, लेकिन बाकी रॉन्ग को भी एनालाइज करो, बहुत जरूरी है। Which physical quantity has no dimension? Which physical quantity has no dimension? Strain. क्यों? Change in dimension upon actual dimension, right? तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अभी ऊपर पढ़ा है हमने, लीनियर मोमेंटम भी पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला रहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम। ए बी, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा? फोर्स का सेकंड ऑप्शन, ओके। एंगुलर वेलोसिटी का 1, सभी ऑप्शन बोल रहे हैं। टॉर्क का 5, देखो 2 1 5। अब डी का क्या होगा? 4 ही होगा। देखो टॉर्क का हमेशा याद रखना वर्क के जैसे ही रहता है, ml टू टी माइनस। टॉर्क भी वर्क के जैसे रहता है, ये याद रहेगा तो टॉर्क इजीली याद होगा। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, लेट्स गो। सर डी का 3 होगा। फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यस, डी का 3 होगा। 2 1 5 3, 2 1 टॉर्क एम एल टू टी माइनस 2। मुझे लगता है ऑप्शन में गड़बड़ है फिर, राइट। बाकी 3 तो सही है। ए का 2 है, हाँ कोई भी नहीं है। ए का 2 सही है, फोर्स का। एंगुलर वेलोसिटी का 3 वो सही है। टॉर्क का एम एल टू टी माइनस 2 सही है। स्ट्रेस का ये होगा, सॉरी तो 3 होगा। इसको करेक्ट कर लो, ये 3 होगा। गलती समझ में आ रही है क्या हुआ? ये -1 है, -2 होता है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला बताओ। डायमेंशन ऑफ टॉर्क पता है आपको क्या? एम एल टू टी माइनस 2, ये तो हो गया। एम एल -1 टी -1 विस्कोसिटी का है।
आप सबने विस्कोसिटी पढ़ा हुआ है क्या? कितनों ने पढ़ा विस्कोसिटी? नहीं पढ़ा? वैसे वो आज मैं पढ़ाने वाला था अभी। ठीक है, एक कोई पता होगा, एक स्टूडेंट्स को पता है। वेरी गुड सुशील। ठीक है, ये वाला बताओ। Which of the following is a dimensional constant? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी भी नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं है, हमने अभी पढ़ा था। ये वेलोसिटी का रेशो, ये डेंसिटी का रेशो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ डायमेंशनल। चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। ये जो टॉर्क है ना, ये नीट वालों का फेवरेट है। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेस को, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं, मुझे भी नहीं पता लेकिन दे आस्क इट, एक ना एक क्वेश्चन टॉक का हमेशा फंसता ही है, डायमेंशन का या फॉर्मूले का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते, लेकिन श्योरली दे आस्क वन क्वेश्चन इन नीट फ्रॉम टॉक। बाकी पूछे या ना पूछे, चलो ठीक है। फोर्स और स्ट्रेस सेम नहीं है। स्ट्रेस को इक्वल किसके कर सकता हूं मैं? स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? इलास्टिसिटी एंड प्रेशर। वेरी गुड। वैसे एनर्जी वर्क इक्वल रहती है, ये दोनों इक्वल है। देखो, टॉर्क वर्क और एनर्जी भी, ये तीनों की क्या सेम यूनिट है। जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, जैसी एनर्जी लग गया मतलब क्या, जूल्स। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स? ये तो बहुत ही टफ है, देखते याद कितनों को याद है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रेस होगा। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज इनटू स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया। ऐसे करके करना पड़ेगा अगर नहीं आता तो। अगर आते तो डायरेक्ट डी ए पक्का, किसी को चेक करना है? कहाँ पढ़ा था हमने? एम एल आई इनवर्स टी माइनस वन। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ये तो दूसरा आ गया। भाई ए और आई एक ही चीज है।
इससे निकालो निकालो निकालो। अगर पेपर में इतना याद नहीं रहा एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखते हैं mlt -2 चार्ज at वेलोसिटी lt -1 एरिया l स्क्वायर ml2 t -2 ये tt कट जाएगा a इनवर्स आ रहा है ना। ओमकार क्या हो गया साहिल कितनों को समझ में आया मैं क्या किया हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। सरिता को नहीं आया समझा ठीक है। सरिता क्या समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स पूछो अगर कुछ समझ नहीं आया तो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है फॉर्मूला राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया। अब फोर्स पता है मुझे mlt -2 एरिया क्या हो गया l स्क्वायर स्पीड क्या हो गया और चार्ज क्या होगा it या at ले सकते हैं करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा lt -1। अब मैंने क्या किया ये टाइम और ये टाइम t -1 और t को काटा इस l और l को काट दिया तो फाइनली क्या आ जाएगा m l स्क्वायर t -2 a इनवर्स l स्क्वायर t -2 a इनवर्स। देखो डायमेंशंस आपको कई बार याद नहीं रहेंगे लेकिन आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मुझे भी इतने याद नहीं है लेकिन मुझे रिलेशन पता है। मेरे को ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड लाइट है। फिर मुझे ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है। फिर ये स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ। और इसलिए मैंने आपको भी ऐसे ही पढ़ा है। आपको देखो जितने भी मैंने पढ़ा है सब आपको सब किसी ना किसी रिलेशन से और किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से पढ़ा है। जैसे रोटेशनल मोशन है मैंने आपको लीनियर मोशन के साथ पढ़ा है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कनेक्ट कर पाओ। आप ऐसे रट के बैठोगे 200 फॉर्मूले डायमेंशन के आपको ऐसे याद नहीं होंगे। कनेक्ट करने से जल्दी याद होते हैं। तो मैं इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो आपको। ठीक है चले आगे बढ़े चलिए प्रोसीड तो कंप्लीट करना है आज। चलो ठीक है कुछ बहुत बेसिक फॉर्मूले। वेवलेंथ मेरा मीटर होता है। अब देखो लाइट ईयर क्या होता है मेरा बोलते ना दिस सन इज 8 मिनट्स फार अवे 8 मिनट। ओके सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है मेरा आफ्टर सन हु इज द मोस्ट नियरेस्ट स्टार। अल्फा सेंचुराई कितना दूर है वो हाउ मच फार कितना फार है अल्फा सेंचुराई कितना फार है सन के बाद 2 लाइट ईयर्स। मैंने 4 पढ़ा था क्या मैंने गलत पढ़ा है 2 सही है या 4 पढ़ा 4 सही है। कौन सही है बताओ जल्दी। तो ठीक है जो भी सही हो आप गूगल में सर्च कर लेना। लाइट ईयर डिस्टेंस होता है लाइट ईयर इज डिस्टेंस हमेशा याद रखना ठीक है। और तो हमने पढ़ लिया वर्क अपॉन टाइम। इम्पल्स इम्पल्स कितने बच्चों ने पढ़ा है हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इम्पल्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इम्पल्स।
इम्पल्स नहीं पढ़ा, नर्व इम्पल्स नहीं, इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम। अब देखो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स होता क्या है, आई एक्सप्लेन। देखो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आई टेक अ स्टूडेंट, चलो इफ आई टेक अ साहिल, सपोज यहाँ पे साहिल है, छत पे खड़ा है, ठीक है, वो छत से कूदता है, छत से क्या करता है, कूदता है। दूसरी जगह एक और है स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट का नाम है प्रिया, सपोज ये प्रिया है, और साहिल है, ठीक है। अब देखो जब साहिल कूदेगा, अब प्रिया यहाँ से जब कूदेगा और साहिल कूद रहा है, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एक फोम रख दिया, क्या रख दिया, कुशन बेड, कुशन बेड। और देखो साहिल जमीन पे कूद रहा है, तब साहिल यहां से जमीन पे कूदेगा, तो देखो दोनों पे फोर्स कितना एक्ट, दोनों पे क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा और टाइम एक्ट करेगा, इधर भी फोर्स एक्ट करेगा और टाइम एक्ट करेगा। अब देखो फोर्स और टाइम को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बोलते हैं, उसको इंपल्स बोलते हैं। तो देखो जब साहिल यहां से कूद रहा है नीचे, तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसको उसको लग जाएगी, देखो साहिल कूदा, उसको लग जाएगी। अब जब ये कूदेगी तो व्हाट विल हैपन, फोम नीचे चले जाएगा और ये बच जाएगी, शी इज वेरी हैप्पी। अब देखो वाई साहिल इज ऑल्सो जंपिंग फ्रॉम सेम हाइट, एंड आई फॉरगॉट द नेम, जो भी था, रिया, आई थिंक रिया ऑल्सो जंप फ्रॉम द सेम हाइट, बट इसको नहीं लगी, इसको लगी, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, स्पीड एकदम से जीरो हो जा रही है, स्पीड एकदम से जीरो हो जा रही है, टाइम बहुत कम है। इधर क्या है, टाइम ज्यादा है, टाइम क्या है, ज्यादा है, इधर क्या है, टाइम क्या है, कम है। तो क्या इम्पल्स क्या बताता है, इम्पल्स क्या बताता है, कितने टाइम में मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है, कितने टाइम में मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब देखो अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, चोट कम लगेगी। अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर से बताता हूँ सपोज देयर आर टू पीपल, दे आर जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक फ्लोर पे जंप करता है, एक फोम पे जंप करता है, फोम मतलब एक क्वेश्चन का वो है। तो देखो ये दोनों किसी वेलोसिटी v से आएंगे जमीन पे, जब ये फर्स्ट पर्सन जब जमीन को टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी v से जीरो बहुत जल्दी कम टाइम में होगी, तो इसको बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और जो दूसरा पर्सन है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी v से जीरो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, धीरे धीरे कम होगी, तो क्या होगा, इसको कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको क्या होगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको इंजरी कम होगी, इसको इंजरी ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल, सपोज ये वॉल है, मैंने वॉल को पंच किया बहुत स्पीड से v से, जैसे ही मैंने वॉल को टच किया मेरी वेलोसिटी v से जीरो हो जाएगी और टाइम बहुत कम लगेगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, मुझे इंजरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हवा के बैग को पुश करता हूँ, पंच करता हूँ, तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी v से जीरो, जैसे मैंने इसको पंच किया ये ऐसे कम हो जाए, ऐसे हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, राइट। जब ये कंप्रेस होगा तो वेलोसिटी v से जीरो होगी, तो क्या होगा, टाइम मुझे ज्यादा लगेगा वेलोसिटी चेंज होने में, फोर्स कम रहेगा, तो इंजरी नहीं होगी। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
How many understood this concept? So हमेशा याद रखना, इम्पल्स क्या बताता है? इम्पल्स वेलोसिटी चेंज बताता है। जितने जल्दी वेलोसिटी चेंज होगी उतनी ज्यादा मुझे इंजरी होगी, ठीक है? और जितने धीरे, ओके ना? सो टेक केयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का क्या रहता है? दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है? ओके नाउ स्टूडेंट्स, पावर इज पावर, यू नो, वर्क अपॉन टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। जो भाई लाइट होती है, लाइट की क्या रहती है? इंटेंसिटी। जो में टॉर्च लाइट है, टॉर्च की लाइट होती है, बल्ब की लाइट होती है, सन की लाइट होती है, एनीथिंग की लाइट होती है, उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? उसको हम इंटेंसिटी में कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होती है मेरी? पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया करूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एरिया m/L0t-3। मैं आपसे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत इजी है और मुझे नेक्स्ट टफ कॉन्सेप्ट पे आना है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? तो लेट्स कम टू लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सम कांस्टेंट्स। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ द यूनिट्स आर सेम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, m/L t-1। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होता है? m/L t-2 इंटू टाइम t। तो ये भी m/L t-1 हो गया। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, ये मास इनटू वेलोसिटी, m का मास, L t-1 वेलोसिटी का, ठीक है? जैसे आपका टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, वैसे ही मोमेंटम और इम्पल्स का टाइम सेम होता है। आया समझ में अथर? पावर और इंटेंसिटी, दिस इज रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, W per meter square. This is not watt. This is watt per meter square. Watt per meter square. Watt per meter square. kg per second cube. Okay, अथर? चलो ठीक है। ओके, सम डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरी फिजिक्स के कांस्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं। ये फिजिक्स का ये कांस्टेंट वन ऑफ द बैकबोन है। और इन सारे कांस्टेंट में से एक ना एक पक्का आएगा, एक ना एक पक्का आएगा। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताता है? प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताता है आपको? मैं थोड़ा इसका इन सब का बैकग्राउंड दूंगा आपको। ये इस साल केमिस्ट्री में यूज होगा, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा ये, और नेक्स्ट ईयर आपको फिजिक्स में यूज होगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बोलता है? लाइट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, लाइट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है लाइट की एनर्जी। लाइट में कितनी एनर्जी होगी वो लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। कितने लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यू ऑल नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पता है ना? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये मेरी वेव है। अगर एक सेकेंड, ये एक वाइब्रेशन है, ये दो वाइब्रेशन है, ये तीन वाइब्रेशन है। अगर एक सेकेंड में तीन वाइब्रेशन करती है तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट? वही चीज, करेक्ट, हर्ट्स।
देखो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताता है, देखो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एनर्जी है मेरी और न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बताता है अगर मुझे लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं लाइट की एनर्जी निकाल सकता हूं, अगर मुझे लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं लाइट की एनर्जी निकाल सकता हूं, किस रिलेशन से, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी लाइट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, लाइट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन, ये फ्रीक्वेंसी। क्या आप मुझे इसका डायमेंशन बता सकते हैं, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड डायमेंशन, h इक्वल टू ई बाय p, h इक्वल टू ई बाय न्यू, ये क्या होता है ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है t-1, 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट, ml2 t-1, ml2 t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मीटिंग छोड़ के मत जाना, मुझे आपको समझ में आएगा लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए। ml2 t-1, और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल्स सेकंड, जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, देखो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं, व्हेनेवर आई हीट एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, क्या होता है, एक्सपेंड होता है। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। कितने लोगों को ये पता है एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, पढ़ा होगा ये 9th 10th में, किसी ऑब्जेक्ट को मैं हीट करता हूं तो एक्सपेंड होता है, पता है ये। अगर आपका जैम का ढक्कन नहीं खुल रहा है या कोई ढक्कन नहीं खुल रहा है तो क्या करते हैं, उसको गैस के पास ले जाके गर्म करते हैं, फिर वो आराम से खुल जाता है। आपको मैं कुछ बहुत अमेजिंग फोटो दिखाता हूँ, ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस, सी दिस, व्हाट इज दिस, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। देखो सन की हीट बहुत हाई रहती है, 43 डिग्रीज, 50 डिग्री, इट कैन गो टिल 55। क्या होता है, तो ये ट्रैक है, ट्रैक है, ये ट्रैक है तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, जब इसकी लेंथ बढ़ती है तो एक्सपेंड होगा, अब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, ऐसे टर्न हो जाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो रेलवे ट्रैक्स में गैप रखते हैं, हर कुछ सेक्शन के बाद गैप रखते हैं, छोटा छोटा गैप, यू नो व्हाई दे कीप दैट गैप, सो दैट तब ये एक्सपेंड करे, इन केस इफ दे एक्सपेंड देन ऑल्सो दे आर इन स्ट्रेट पाथ। लेकिन अगर मैंने ट्रैक को बिना गैप लगे किया तो जब ये ट्रैक गर्म होगा तो कैसा हो जाएगा, ये ट्रैक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना ठंडा होने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठंडा होने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी कि -100 डिग्री पे ले गया हूं मैं, इतना तो नहीं करूंगा मैं, -150 डिग्री इतना तो नहीं होगा, -30 -40 इतना प्रॉब्लम नहीं होता, गर्म होने से प्रॉब्लम होता है, एक्सपेंशन से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब कितना एक्सपेंड हुआ वो हम पढ़ते हैं, कैसे इसको डिसाइड करते हैं। अब देखो जैसा आपका स्ट्रेस था, सो स्ट्रेन था, स्ट्रेन क्या था, लेंथ में चेंज होना है, अगर 1 डायमेंशन में चेंज होता था तो हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, जब एरिया में चेंज होता था 2 डायमेंशन में
हम क्या बोलते थे, चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। जब 3 डायमेंशन में चेंज होता था तो हम बोलते थे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। हमने पढ़ा था स्ट्रेन के केस में, सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। अब देखो, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये अल्फा क्या है मेरा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज T1 पे लेंथ L0 थी, T2 पे लेंथ L हो गई। T1 पे इनिशियल टेम्परेचर T1 पे L0 थी, T2 पे लेंथ L हो गई, तो L इक्वल टू L नॉट इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा टी। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, T1 पे वॉल्यूम क्या थी, V नॉट थी, सपोज 30 डिग्री, 50 डिग्री T2 पे क्या हो जाएगी, वॉल्यूम V हो जाएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, V इक्वल टू V नॉट कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन T2 माइनस T1। सिमिलरली मैं वॉल्यूम का कैसे लिखूंगा, अच्छा वॉल्यूम लिख दिया मैंने, सॉरी, एरिया होगा। वॉल्यूम का रहेगा, सपोज T1 पे वॉल्यूम V नॉट है, T2 पे वॉल्यूम V है, V इक्वल टू V नॉट, वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा रहता है T2 माइनस T1। तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। कितने लोगों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड? ओके, एक को समझ में नहीं आया, साहिल क्या समझ में नहीं आया, पूरा फिर से एक बार समझाऊं या फिर मैं पूरा समझाऊं? चलो ठीक है। सपोज मेरा एक बार लेंथ था मेटल का 30 डिग्री सेल्सियस पे T1, 30 केल्विन, सॉरी ऐसा यूनिट केल्विन है। T1 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ थी 2 मिलीमीटर, या फिर इसको अगर मैं मीटर ऐसे यूनिट में लूँ तो 0.2 मीटर ले लेते हैं। चलो, T2 minus T1 is temperature difference. T2 is suppose, आपको एक्चुअली इसमें समझ नहीं आएगा। सपोज ये मैं लेता हूं एक बार 2 मीटर्स का, टेम्परेचर लेता हूं T1 40 डिग्री सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस कन्वर्जन पता भी होगा कि नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 40 डिग्री पे सपोज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, 55 सपोज, बहुत गर्मी हो गई। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी कुछ, ये मेरी क्या थी, L1 था, और ये मेरा क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। तो सपोज ये लेंथ बढ़ के मेरी क्या हो गई, 2.2 मीटर्स हो गई। तो देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखो ये लेंथ बढ़ने के लिए एक रिलेशन होता है, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा क्या होता है, अल्फा डिसाइड करता है कितनी लेंथ बढ़ेगी, ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ आपने वो पढ़ा था फ्रिक्शन, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, वो भी एक कांस्टेंट होता है। सिमिलरली ये भी एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे समझ में साहिल, सुशील?
हाउ कांस्टेंट आर फाइंड, उसका एक अलग तरीका है। अब कांस्टेंट कैसे फाइंड करूंगा, मेरे को ये वैल्यूज मिल गई, 40 डिग्री पे 2 मीटर था, 55 डिग्री पे 2.2 था। अब डिवाइड कर दूंगा, 2.2 डिवाइड बाय 2, 2.2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 15, मुझे अल्फा मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट रीडिंग्स, लैब में जाके रीडिंग्स करते हैं ना वैसे। लेकिन मेरा ये काम नहीं है अभी करवाना, मेरा काम है आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताना। ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, आयरन के लिए फिक्स रहेगा, स्टील के लिए फिक्स रहेगा, ये अल्फा कॉपर के लिए फिक्स रहेगा, ब्रास के लिए अलग रहेगा, हर मटेरियल के लिए, हर अलॉय के लिए अलग होता है। ठीक है, क्या आप मेरे को अल्फा का डायमेंशनल कांस्टेंट बता सकते हैं? क्या होगा, L अपॉन L1 T2 माइनस T1, क्या होगा? L क्या होता है मेरा, लेंथ होता है, L1 भी लेंथ है, T2 माइनस T1 क्या होगा, टेम्परेचर इनवर्स, थीटा इनवर्स, थीटा सॉरी, तो क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स या केल्विन इनवर्स। टी इनवर्स नहीं, टी टाइम का होता है, टी टाइम का होता है, देखो ध्यान रखना, टी टाइम का होता है। टी इज डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ टाइम, टेम्परेचर का टी नहीं होता, टेम्परेचर का थीटा लिखते हैं या के लिखते हैं, के, याद रखना, ठीक है, डोंट डू दिस मिस्टेक। कहां था मैं, थीटा इनवर्स या के इनवर्स, ये डायमेंशन है। देखो वॉल्यूम का भी यही रहेगा, ये v है, ये किसका है मेरा, ये एरिया है, a इक्वल टू ए नॉट, v इक्वल टू वी नॉट, तीनों क्या रहेंगे मेरे, सेम ही रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे मेरे, सेम रहेंगे। क्योंकि देखो लेंथ लेंथ डिवाइड हो जाएगा, एरिया एरिया डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली क्या रहेगा, टेम्परेचर इनवर्स ही बचेगा। फाइनली क्या है, केल्विन। ओके, कितनों को समझ में आ गया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? एक्चुअली ज्यादा बचा नहीं था, only these 3-4 constants are there, and in next slide I just want to cover one more thing, some more 4, this coefficient of viscosity, surface tension, Poisson rule, Reynolds number, this 4, and this 5, total 10 बचे हैं। then your this topic of dimensional analysis is over, मैं कल कर दूंगा, एंड कल हम एरर एनालिसिस से खत्म कर देंगे, एरर एनालिसिस से आपका थोड़ा बचा है, ठीक है ना। आई सेंड यू सम क्वेश्चंस टुमारो, एक अगर टॉपिक हो जाए तो आप वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई सेंड यू शीट फॉर सॉल्विंग। थैंक यू वेरी मच, यू कैन हैव रिकॉर्डिंग फ्रॉम मोहित सर, ओके, थैंक यू।